जीत बहादुर सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता, पनेरा इंटर कॉलेज, पनेरा बाजार, महाराजगंज। प्रिय छात्रों, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हम लोग अपने विद्यालय का एक YouTube चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा या नोट्स या पठन पाठन के लिए सामग्री उपलब्ध कर रहे हैं। प्रिय बच्चों, आज हम आपको YouTube के माध्यम से जो है इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान के जैव विकास लेसन से तैयार कर रहे हैं। प्रिय बच्चों, पहले हम आपको जैव विकास के विषय में अवगत कराएंगे कि जैव विकास क्या है। जैव विकास क्या है, उससे संबंधित आपको तथ्यों पर मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले जैव विकास में हम जीवों में विविधता या समानता पर अध्ययन करेंगे। जीवों में विविधता या समानता क्या है, इस पर आधारित सबसे पहले हम सरलतम अमीबा से लेकर विशालकाय व्हेल तथा जटिलतम मानव सहित जंतुओं की लगभग 12.5 लाख जातियां तथा बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय वृक्षों तक एवं पादपों की लगभग 5 लाख से अधिक जातियों की खोज हो चुकी है। अब हम इन जीव जंतुओं या पेड़ पौधों में कुछ समानताएं देखेंगे और उन सामाजिक समानताओं में कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम संरचनात्मक समानताएं कहते हैं, जो कि पहला है। इन संरचनात्मक समानताओं में सबसे पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि उन तथ्यों में कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जो जीवों में समानताएं या संरचनात्मक समानताएं उत्पन्न करते हैं। क्योंकि पहला संरचनात्मक समानताएं यह हैं कि सभी जीवों में परमाणुओं अणुओं के संयोग से बनने के कारण उनमें संरचनात्मक समानताएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि सभी जीव एक विशेष पदार्थ या जीवद्रव्य के बने होते हैं, इसलिए उनमें संरचनात्मक समानताएं होते हैं। तीसरा पॉइंट, सभी जीवों का शरीर प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है, इसलिए उनमें संरचनात्मक समानताएं पाई जाती हैं। तथा चौथा पॉइंट होता है कि कोशिका में जीवों की संरचनात्मक इकाइयां होती हैं, इसलिए इनमें जो है संरचनात्मक समानताएं पाई जाती हैं। इन संरचनात्मक समानताओं के साथ साथ इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो जैव प्रक्रियाओं के माध्यम से उनमें समानताएं उत्पन्न करती हैं। जैसे इस जैव प्रक्रियाओं में समानताओं के लिए कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम मूलभूत जैविक क्रियाएं, जैसे बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों में समान रूप से यह जैव प्रक्रिया में समानता पाई जाती है। जैसे कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए तथा अपने समान संतति की उत्पत्ति के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए तथा जो है इनमें मूलभूत जैविक प्रक्रियाओं के लिए। अब हम अध्ययन करते हैं कि जैव विकास क्या है, जैव विकास के संबंध क्या हैं तथा जैव विकास में के प्रमाण क्या हैं। जैव विकास के प्रमाण के लिए अनेक वैज्ञानिक जैसे एनाक्सीमेंडर
अरस्तु और अल्फ्रेड ह्यूगो डी ब्रीज, ये सब ने अपने अपने तथ्यों को, अपने अपने मतों को अलग अलग तरीके से जो है प्रतिपादित किया है। किंतु जैव विकास की मौलिक परिकल्पना, जिसे हम बेसिक आइडिया ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, उस बेसिक जो है मौलिक इवोल्यूशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैव विकास परिवर्तन के साथ अवतरण होता है, अर्थात डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर चेंज, अर्थात जैव विकास की मौलिक परिकल्पना ही परिवर्तन के साथ अवतरण होती है। अब हम सजीवों की समष्टि अथवा उनके समूहों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को जैव विकास के तथ्य के रूप में संज्ञान करते हैं। अर्थात प्रिय बच्चों, जैव विकास की परिकल्पना या जैव विकास की परिभाषा को हम संक्षेप में ये दे सकते हैं कि प्रारंभिक निम्न कोटि से सरल जीवों के साथ क्रमिक परिवर्तनों को अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही हम जैव विकास कहते हैं। अर्थात जीवन की उत्पत्ति में ओपेरिन वाद के अनुसार प्रारंभिक कोशिका रूपी सरल आदि जीवों से एक रूप में एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ है। अर्थात सूक्ष्म जीवों से दीर्घ जीवों के विकास के क्रम को ही हम जैव विकास कहते हैं। जैव विकास की परिकल्पना की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम स्पेशल फीचर्स ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पेशल फीचर्स ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट कहते हैं, जो उनके जैव विकास की विशेषताएं होती हैं। जैव विकास की पहली विशेषता यह है कि आजकल पाए जाने वाले जीव इसी स्वरूप में नहीं बने, अपितु करोड़ों वर्ष पहले इनके पूर्वज सरल संरचना के रूप में थे। दूसरी विशेषता होती है कि प्रकृति की वातावरणीय दशाओं पर आधारित होती है, अर्थात प्रकृति की वातावरणीय दशाएं सदैव बदलती रहती हैं। तीसरा पॉइंट है जैव विकास की विशेषता में कि जीवों में आदिकाल से ही परिवर्तन हो रहे हैं और आदिकाल से परिवर्तन होने के साथ साथ आज भी उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। चौथी विशेषता है कि जीवों में आदिकाल से ही नए जीवों तथा नई जातियों की उत्पत्ति होती रहती है। अब हम ये देखते हैं कि विकास के समर्थन में कुछ प्रमाण होते हैं, अर्थात जैव विकास में कुछ ऐसे प्रमाण होते हैं जिसको देखकर या प्रदर्शित करके या स्पष्ट करके हम देखते हैं कि जैव विकास में कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं जिससे उनमें सूक्ष्म जीवों से दीर्घ जीवों का विकास हुआ है, अर्थात कालांतर में कैसे कैसे किस किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों से दीर्घ जीवों का विकास हुआ है। अब इस दीर्घ जीवों के विकास में हम जैव विकास के समर्थन में कुछ प्रमाण पढ़ेंगे। उन प्रमाण पर आधारित ऐसे तथ्य हैं जो निम्न हैं, अर्थात विकास के समर्थन में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हैं तुलनात्मक आकारिकी और शरीर रचना से प्रमाण, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, अर्थात तुलनात्मक आकारिकी और शरीर रचना से प्रमाण। प्रिय बच्चों, इस तुलनात्मक आकारिकी और शरीर रचना से प्रमाण पर आधारित कुछ ऐसे अंग हैं
जिनको हम सबसे पहले समजात तथा समवृत्त अंग कहते हैं। समजात अंग को इंग्लिश में होमोलोगस या होमोलॉजी ऑर्गन्स कहते हैं और समवृत्त अंग को एनालॉजी ऑर्गन कहते हैं। समजात अंग क्या है, इस तथ्य पर आधारित हम कुछ आपको एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कुछ अंग ऐसे होते हैं जो उत्पत्ति में समान होते हैं किंतु कार्य में भिन्न होते हैं। कुछ अंग ऐसे होते हैं कि जिनकी उत्पत्ति जो है समान तथा कार्य अलग अलग होते हैं। अर्थात कि मनुष्य के शरीर में नहीं, कि कुछ जंतुओं के शरीर में पाए जाने ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन अंगों को हम समजात अंग कहते हैं तथा इन अंगों की जो है समानता को ही हम समजातता कहते हैं। अर्थात कुछ अंग मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित होने के कारण असमान होते हैं। इनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है। ऐसे अंगों को हम समजात अंग या होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। संरचनात्मक समजातता की परिकल्पना एक वैज्ञानिक थे जिन्हें हम बूफो कहते हैं। ब्यूफो BUFFON, जो 1750 में इस मनुष्यों में ऐसे समजात अंगों के विषय में अध्ययन किए थे तथा सर रिचर्ड ओवन ने 1843 में समजात अंगों की परिभाषा दिया था। जैसे एग्जाम्पल कुछ समजात अंगों के ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं कि जैसे उनकी उत्पत्ति जो है किस तरह से हुई है और किस तरह से उनका कार्य भिन्न हो रहा है, उसको हम यह स्पष्ट करेंगे कि जैसे मनुष्य के अगले हाथ की उत्पत्ति जहाँ से हुई है वहीं से चीता के भी अगले हाथ की उत्पत्ति हुई है और वहीं से व्हेल मछली के फिन्स जो पंख होते हैं उसकी भी उत्पत्ति वहीं से हुई है। किंतु चमगादड़ भी है, उसके भी पंख की उत्पत्ति जहाँ से मनुष्य के अगले हाथ की उत्पत्ति हुई है वहीं से हुई है। किंतु मनुष्य के अगले हाथ का कार्य है वस्तुओं को पकड़ना, लिखना, पन्ने पलटना, वस्तुओं को पकड़ना, भोजन करना तथा चीता के अगले हाथ का कार्य है दौड़ना, पैर के समान कार्य करना और व्हेल मछली के अगले हाथ का कार्य है तैरना, चप्पू के समान होता है जो तैरने का कार्य करता है और चमगादड़ के अगले पंख के रूप में रूपांतरित होते हैं जो उड़ान को भरने में सहायक होते हैं। इस प्रकार समजात अंगों के एग्जाम्पल में हमने परिभाषा जो दिया है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान किंतु कार्य भिन्न भिन्न हों, उन अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। प्रिय बच्चों, इन समजात अंगों में जैसे हमने ये एग्जाम्पल बता दिया कि मनुष्य के अगले हाथ जो हैं वो वस्तुओं को पकड़ने का कार्य कर रहे हैं, चीता के अगले हाथ जो हैं वह दौड़ने के लिए, व्हेल मछली के तैरने के लिए और चमगादड़ के उड़ने के लिए। इस प्रकार इनकी उत्पत्ति समान और कार्य भिन्न भिन्न हुए। इन अंगों को ही हम समजात अंग कहेंगे और इन अंगों की असमानता को ही समजातता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि समरूप अंग क्या है। इन समरूप अंगों में अर्थात कुछ अंग ऐसे होते हैं जो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं किंतु उनकी मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्नता होती है, उनको हम कहते हैं जो है कि समरूप अंग। अर्थात वे अंग जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न किंतु कार्य उनके समान होते हैं, उनको हम कहते हैं समरूप अंग। और इन अंगों की असमानता को ही हम समरूपता कहते हैं। जैसे
समृद्ध अंग समृद्ध अंग भी कहते हैं। इन समरूपी अंग को ही हम समृद्ध अंग भी कहते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख। जैसे पक्षियों के पंख जो हैं उनकी भी उत्पत्ति वहीं से हुई है, और चमगादड़ के पंख की उत्पत्ति भी वहीं उस तरह से नहीं हुई है जैसे पक्षी के पंख की। फिर कीट या तितली के पंख की उत्पत्ति भी जो है भिन्न है, लेकिन कार्य जो हैं पक्षी के भी पंख उड़ने का कार्य करते हैं, चमगादड़ के भी पंख उड़ने के कार्य करते हैं, और ये जो तितली या किसी कीट के पंख हैं उनकी भी उत्पत्ति भिन्न है, लेकिन उड़ने का कार्य जो है वह समान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य के या अन्य जंतुओं में पाए जाने वे अंग जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न तथा रचना या कार्य समान होते हैं, उन अंगों को हम समरूप अंग कहते हैं या समृद्ध अंग कहते हैं या एनालॉजी ऑर्गन्स कहते हैं, और इन अंगों की असमानता को ही समरूपता या समृद्धता कहते हैं। अब दूसरा प्रमाण है कि अवशेषी अंगों से प्रमाण। प्रिय छात्रों, जीवों में अनेक ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, और जो है ये अंग जो शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं। अर्थात कि जीवों में अनेक ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं। ये अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। अर्थात इन जीवों जैव विकास के प्रमाण में हम अवशेषी अंगों से भी प्रमाण को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में भी कुछ अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जिस प्रकार हमने परिभाषा दिया कि मनुष्य के शरीर कुछ वे अंग जो हम लोगों के पूर्वजों में सुविकसित थे, किंतु उसका अनावश्यक रूप से हम उपयोग न कर सके, और हम लोग जब उपयोग नहीं कर सके तो वह अंग धीरे धीरे क्रियाशील न हो सका, अर्थात अक्रियाशील हो गए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। उन प्रकार के ऐसे अंगों को ही हम अवशेषी अंग कहते हैं। इस जैव विकास के प्रमाण में मनुष्य के शरीर में भी कुछ ऐसे अंग होते हैं जिन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। अर्थात वे हमारे पूर्वजों में पूर्ण रूप से विकसित थे, और परंतु हमारे पूर्वजों ने उस अंगों का उपयोग करना धीरे धीरे अनुचित समझा, अर्थात उनका उपयोग करना धीरे धीरे कम कर दिया, जिससे वे अंग क्रियाशील न रह सके, अर्थात अक्रियाशील हो गए और आज विलुप्त हो चुके, अर्थात वे अवशेष के रूप में अवशेषी अंग के रूप में हो गए। जैसे कुछ अंग मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंग ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि कृमि रूप परिशेषिका। मनुष्य के शरीर में 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ अवशेषी अंग अभी भी हम देख सकते हैं। जैसे कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका को हम इंग्लिश में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम लोगों के पूर्वजों में सेलुलोज युक्त भोजन खाने के कारण पाए जाते थे, किंतु आज सभी मनुष्य पका पकाया भोजन कर रहे हैं, इसलिए उस सेलुलोज के पाचन की आवश्यकता नहीं है, और जो सेलुलोज सीकम जो सेक्रेट करता है कृमि रूप परिशेषिका, उसकी आवश्यकता कम पड़ रही थी, जिसके कारण वह धीरे धीरे आज भी कृमि रूप परिशेषिका, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, वह अवशेष के रूप में पड़ी हुई है। दूसरा अवशेषी अंग है निमेषक पटल। ये निमेषक पटल भी मनुष्य के आँखों में पाए जाते थे,
जो यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता था। यह अर्धपारगम्य झिल्ली मनुष्य की आँखों में कीट पतंगे, धूल के कण इत्यादि को नहीं पहुँचने देता था, सुरक्षा करता था। किंतु हमारे पूर्वजों ने इस झिल्ली का उपयोग करना बंद कर दिया, जो कि धीरे धीरे वह अल्प विकसित होकर यहाँ आँख के किनारे मांस के लुथड़े के रूप में इकट्ठा हो गया। अब तीसरा अवशेषी अंग है कर्णपल्लव की पेशियाँ, जो हम लोगों के कान में पाए जाए। मनुष्य के शरीर में ये कर्णपल्लव की पेशियाँ पाई जाती थी, जो पूर्ण रूप से विकसित रहती थी। अब उसका उपयोग हमारे पूर्वजों ने करना बंद कर दिया, इसलिए वह कर्णपल्लव की पेशियाँ आज अल्प विकसित हो गई हैं, अर्थात अवशेषी अंग के रूप में कार्य कर रही हैं। अब अगला मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग है, जो है अक्लदाढ़, जिसे विजडम टीथ कहते हैं। ये विजडम टीथ मनुष्य में तीसरा मोलर, जिसे थर्ड मोलर या क्रियाशील जो है दांत थे, वह अक्रियाशील हो गए। अर्थात कि मनुष्य में तीसरा मोलर, जिसे थर्ड मोलर कहते हैं, वो क्रियाशील नहीं होता है, किंतु अन्य प्राइमेट्स में ये क्रियाशील होते हैं। यह 17 वर्ष की आयु के बाद निकलता है, इसलिए इसे अक्लदाढ़ या विजडम टीथ भी कहते हैं। अगला इसमें है कि जो है त्वचा पर बाल का पाया जाना। मनुष्य के शरीर में, हम लोगों के पूर्वजों में पूरे शरीर पर बाल पाए जाते थे, किंतु अब कुछ ही हिस्सों में शरीर पर बालों का पाया जाना है। इस प्रकार मनुष्य में अगला अवशेषी अंग है पुच्छ कशेरुकाएँ। ये पुच्छ कशेरुकाएँ हम लोगों के पूर्वजों में पाए जाते थे, जो चलने, बैठने, उठने इत्यादि में जो है असावधानी होती थी, इसलिए वह भी धीरे धीरे अल्प विकसित हो गया। अर्थात आज लास्ट की कशेरुक दंड में पुच्छ कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। अब कभी कभी इन अवशेषी अंगों से प्रमाण पर क्वेश्चन पूछ देता है, फुल क्वेश्चन, कि अवशेषी अंग किसे कहते हैं और अवशेषी अंगों से जैव विकास में क्या प्रमाण है। या कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि अवशेषी अंग पर टिप्पणी लिखिए। या क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। या मनुष्य के शरीर में कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इस प्रकार या फिर क्वेश्चन पूछ देता है कि जैव विकास किसे कहते हैं और जैव विकास के इन प्रमाणों को स्पष्ट कीजिए।